वो सब लोग ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे दामियार के बदले हुए अंदाज पर। अब न जाने वो कौन सा गेम खेल रहा था। वो इज़ा को उन लोगों से अलग नहीं कर रहा था और ना ही वो इज़ा को लेकर कोई भी बात उनसे करके गया था, बल्कि इज़ा का तो जिक्र तक नहीं किया था उसने। लेकिन उसने दादी का जिक्र किया था। वो दादी के हाथ का खाना क्यों खाना चाहता था? वो तो दादी से बात तक नहीं करना चाहता था। आखिर चल क्या रहा था उसके दिमाग में? कभी वो इज़ा को लेकर उनके ख़ानदान से दूर रखना चाहता था उसे, तो कभी वो खुद आकर डिनर करने की बात कर रहा था। और फिर जिस तरीके से उसने अरूश वाले केस को हल किया, उन्हें तो उम्मीद ही ना थी कि वो इस तरह से उनकी कोई मदद करेगा। उन्हें तो ये लग रहा था कि वो उन्हें ब्लैकमेल करेगा, उन्हें इज़ा से दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो तो ईज़ा के साथ घर आने की बात कर रहा था। भाई मुझे तो लग रहा है ये हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है। दामियार शाह इतना अच्छा है नहीं जितना बनने की कोशिश कर रहा है। अरूश वाले केस में हमारी मदद भी कर रहा है। ठीक है, उसने ये बात कहीं बाहर नहीं आने दी, क्योंकि शायद इस मामले में भी उसने सोचा होगा कि दामियार शाह का अपना नाम भी कहीं ना कहीं बीच में आकर उसकी भी बदनामी की वजह बन सकता है। बाकी वो इतना अच्छा तो नहीं था कि हमारी मदद करने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन वो ईज़ा को हमसे दूर रखना चाहता है। तो फिर अचानक अबीज़ा के साथ घर आने की बात किस तरह से कर रहा था? इस चीज़ ने मुझे बहुत हैरान कर दिया। आखिर ये आदमी चाहता क्या है? ज़रान उलझा हुआ था। ज़्यादा मत सोचो, फ़िलहाल ये सोचो कि मसला हल हो गया। दामियार ने इस सारी सिचुएशन को खुद तक रख कर हैंडल कर लिया है। बाकी अगर दामियार इज़ा के साथ घर आना चाहता है तो इसमें कुछ गलत नहीं, वो जब चाहे आ सकता है। वो इज़ा का घर है, उसे डिनर करना है तो डिनर का इंतज़ाम हम करवा देते हैं। बारिक ने जैसे बात ही ख़त्म कर दी। हाँ, हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए इस बारे में, जो होगा बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल तो ये मसला हल हो गया ना। शहीर ने भी बारिक वाली बात पर इत्तफ़ाक़ किया था, जबकि ज़रान उठकर खड़ा हो गया था। उसे इबादत को अस्पताल लेकर जाना था रूटीन चेकअप के लिए। वैसे भी मसले का हल निकल चुका था, तो अब ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात थी नहीं, सो वो भी निकल आया था। जबकि बारिक और शहीर भी रिलैक्स होकर अब अपना अपना काम करने लगे थे। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर भी ज़रान उसे लेकर परेशान ही रहता था, क्योंकि उसका कहना था कि वो उल्टी सीधी चीज़ें खाना नहीं छोड़ रही। उसे इस तरह से फ़जूल चीज़ें खानी होती थी। कभी उसको आइसक्रीम खानी होती तो कभी उसको गोलगप्पे खाने होते थे। ऐसे में ज़रान को उसकी टेंशन लगी रहती थी कि कहीं वो खुद को बीमार ही ना कर ले। और उसका आजकल तो मूड बन रहा था कि वो उससे घर ही ले जाए और ख़ुद भी घर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि कम से कम उसकी माँ, चाची और दादी थोड़ी सी सख्ती करके उसका ख्याल तो रख सकती थी। वो तो उसके कंट्रोल में ही नहीं थी और उसकी वो कोई बात मानती ही नहीं थी। और आजकल तो उसके मूड और आजकल तो उसके बहुत मूड स्विंग्स हो रहे थे। उसका मूड कभी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा रहता तो कभी उसका मूड भी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा रहता था, तो कभी वो मुंह बनाकर बैठ जाती। ज़रान तो आजकल काफ़ी परेशान था उसकी हरकतों से, और उसकी तो कोई बात वो ठीक से सुनती ही नहीं थी। अमल करना तो दूर की बात थी, वो ज़रा सा सख्ती दिखा देता तो मुंह बनाकर बैठ जाती थी। एक एक घंटा उससे बात तक नहीं करती थी, और उससे बात किए बगैर उसे खुद भी सुकून नहीं मिलता था। ज़रान शाह मजबूर हो गया था अपनी बीवी की हर तरह की उल्टी सीधी बातें मानने के लिए। और कभी आधी रात को गोलगप्पे खाने की फरमाइश करती वो, तो कभी आधी रात को 3 बजे के करीब उसे कोई फिल्म देखनी होती। अकेले फिल्म देखते उसे मज़ा नहीं आता था, उसे फिल्म भी ज़रान के साथ ही देखनी थी, और ज़रान आजकल उसकी वजह से अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाता था। उसका किस बात पर मूड ख़राब हो जाता वो समझ ही नहीं सकता था। अच्छी खासी बैठी बैठी वो लड़ने लगती, और लड़ाई के लिए टॉपिक भी इंतहाई फजूल और घटिया। कभी गीला टॉवल क्यों बेड पर रख दिया, तो कभी बाल ब्रश करके ब्रश क्यों ड्रेसिंग टेबल पर रखा। पहले तो वो उसकी सिचुएशन समझ ही नहीं पाया। फिर जाकर उसने अम्मी से पूछा, तो उन्हें पता चला कि प्रेगनेंसी में लड़की कभी भी किसी भी मूड में हो सकती है, तो खुद उसके मूड को एडजस्ट करना पड़ता है। ज़रान कोशिश तो कर रहा था खुद को एडजस्ट करने की, लेकिन फिर भी उसकी बीवी का मूड आजकल ज़्यादा ही ख़राब रहने लगा था। इसीलिए वो आजकल उसे हफ्ते में 2-2 दफ़ा अस्पताल के चक्कर लगवा रहा था। बारिक बोले, खैरियत, आपने इस वक्त फ़ोन क्यों किया? जोरिश ने दिन के वक्त बारिक की कॉल आने पर हैरानी से पूछा था उससे। नहीं, क्यों? क्या मैं दिन के वक्त अपनी बीवी से बात नहीं कर सकता क्या? बारिक ने खफगी से पूछा। नहीं नहीं, कर सकते हैं, बट आप इस वक्त कभी फ़ोन नहीं करते ना, इसलिए पूछ रही हूँ, उसने फ़ौरन कहा था उसकी नाराज़गी पर। वैसे तो मैं जब चाहे अपनी बीवी को फ़ोन कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें कॉल करने की सच में एक ख़ास वजह है। शाम को दामियार और रिज़ा डिनर पर आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा सा इंतज़ाम करवा देना। दादी से हेल्प ले लेना, क्योंकि दामियार ने कहा है वो दादी के हाथ का बनाया खाना खाना चाहता है। उसने तफसील से बताया था। क्यों? अब दादी से क्या मतलब है उसे, और दादी के हाथ का खाना ही क्यों खाना है उसे? दादी को पहले क्या उसने कम तकलीफ़ दी है?
मैं तो चाहती ही नहीं कि वो दादी से मिले भी, और आप चाहते हैं कि मैं दादी के हाथ से खाना बनवा कर दूँ उसे। वो नाराज़गी से बोली। गुस्सा नहीं होते मेरी जान, ज़रूरी है। वो आ रहा है तो क्या क्या हम उसे ठीक से खाने का भी ना पूछें? यार, हमारे घर का इकलौता दामाद है वो। बारिक ने उसे समझाने की कोशिश की। और वो इस घर का इकलौता दामाद, एक बेटी का बाप भी है। शायद आप भूल रहे हैं, उसने ईसा को धोखा दिया है, और आप चाहते हैं कि हम उसकी खिदमतें करें। ठीक है, करती हूँ मैं उनके लिए स्पेशल से खाने का इंतज़ाम। खैर, इंतज़ाम तो मैं इज़ू के लिए ही करूँगी। वो बात ख़त्म करते हुए बोली तो दामियार तो बारीक दूसरी तरफ से मुस्कुराया था। दामियार से ना सही, उसे अपनी इज़ू से तो मतलब था। वो अपनी इज़ू की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। फ़ोन बंद करने के बाद बारिक जहाँ अपनी मीटिंग में मसरूफ़ हो गया, वहीं दूसरी तरफ जोहरी शाम के खाने में मसरूफ़ हो गई। बनाने के लिए तैयारियां करने लगी थी वो अब खाने की। और अब उसने नीचे आकर सबको बता भी दिया था कि शाम में ज़ू और दामियार आने वाले हैं। तो अम्मी और चाची भी उसकी मदद करने लगी थी, क्योंकि बारिक ने स्पेशल खाने के इंतज़ाम करने को कहा, तो सब कुछ स्पेशल ही करना था। जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम खाने के लिए बाहर जाएंगे। उसने घर आते ही सबसे पहले ईज़ा को बताया, घर में खाना तैयार किया है ज़ीनत बीबी ने, इतनी मेहनत से खाना बनाया, वही खाएंगे हम। रोज़ रोज़ बाहर का मैं नहीं खा सकती हूँ खाना। वो नाराज़गी से इनकार कर गई थी। उसकी नाराज़गी की वजह वो अच्छे से जानता था। ईज़ा, कब तक नाराज़ रहने का इरादा है तुम्हारा मुझसे? वो उससे सवाल करने लगा। 3 दिन से वो ठीक से उससे बात तक नहीं कर रही थी। अब तक, जब तक आप मुझे मेरे घर नहीं जाने देते, जब तक आप मुझ पर पाबंदियां लगाएंगे, तब तक ऐसे ही नाराज़गी रहेगी। वो बहुत साफ सुथरे और वाज़ेह अल्फाज में कह रही थी। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो चलो आज ही तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म करने का इंतज़ाम कर देते हैं। चलो आज तुम्हें तुम्हारे घर ले जाते हैं। वो उसका बाजू थामे इस अंदाज में बोला कि ईज़ा ने घूर कर उसे देखा था। दामियार, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ इस वक्त। हाथ छोड़े मेरा मेरा इस वक्त इस तरह की हरकतें, और हर वक्त इस तरह की हरकतें ना किया करें। मुलाजिम सारा दिन घर में इधर उधर घूमते रहते हैं। वो हाथ छुड़ाते हुए बोली तो दामियार ने उसका हाथ मजबूती से मजीद पकड़ा था। मुलाजिम कौन होते हैं कुछ भी सोचने वाले? तुम मुझसे बात करो, उन्हें मैं खुद देख लूँगा। वो उसे खींचकर अपने करीब करते हुए बोला, लेकिन मुझे आपसे ही बात नहीं करनी है। वो नाराज़गी बरकरार रखते हुए बोली तो दामियार मुस्कुरा दिया था। तो चलो ना, तुम्हारी नाराज़गी दूर करते हैं, तुम्हें बात करने का बहाना देते हैं। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। वो फिर से बोला था। दामियार, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? वो उंगली उठाकर बोली तो दामियार ने उंगली थामते हुए प्यार से उसे हाँ में सर हिला दिया था। कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। चलो चलते हैं, जाओ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम डिनर भी वहीं करेंगे। मैंने बारिक को फ़ोन करके कह भी दिया है कि आज हम वहीं आएंगे। वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। दामियार, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? हम घर ही जा रहे हैं ना? आपने मेरे साथ कोई चीटिंग तो नहीं की है ना? उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था। हालांकि गाड़ी भी वो मोड़ चुका था उसके घर वाली साइड पर, लेकिन अभी भी बीच में थोड़ा थोड़ा शक था उसे कि कहीं वो अब बदल ना जाए। तो ईज़ा ने काफ़ी गुस्से से उसे घूरा। कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। मैंने बारिक को भी फ़ोन करके कह दिया है कि आज हम डिनर भी वहीं करेंगे। वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो बेयकीनी से उसे देखने लगी थी। दामियार, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? दामियार ने उसकी उंगली थामते उस पर बोसा देकर हाँ में सर हिला। कोई मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। चलो चलते हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो मुस्कुरा कर उसके गाल थपथपाते हुए बोला था। तो ईज़ा खुशी से चहकते हुए ऊपर की जानिब भागी। अभी उससे पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो सच में उसको उसके घर लेकर जा रहा है, लेकिन बारिक वाली बात पर वो यकीन करने पर मजबूर हो गई, क्योंकि बारिक को लेकर वो ऐसा मजाक नहीं करता था बिल्कुल भी। हम घर ही जा रहे हैं ना? आपने मेरे साथ कोई चीटिंग तो नहीं की ना? उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था। हालांकि गाड़ी भी वो मोड़ चुका था उसके घर वाली साइड पर, लेकिन अभी बीच बीच में थोड़ा बहुत शक था उससे कि कहीं वो अब बदल ना जाए। यार, गाड़ी तक तुम्हारे घर की साइड पर मोड़ दिया, अब तक तुम शक व शुबे में पड़ी हो। तुम्हारे घर ही जा रहे हैं मेरी जान, वो मुस्कुराते हुए बोला। दामियार आज अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल था, और उसका इतना नॉर्मल होना उसे बेसकून कर रहा था। दामियार, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप खुद अपनी मर्जी से मुझे मेरे घर लेकर जा रहे हैं, हालांकि आप खुद ही मुझे मेरे घर ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे घर ले जाने के लिए राजी हो गए? उसको यूं भी बैठे बैठे सुकून नहीं मिल रहा था। उससे सवाल जवाब करने लगी। वो जानना चाहती थी कि दामियार नहीं चाहता था कि वो उसके घर जाए।
तो फिर अचानक से ही वो खुद ही उसके साथ उसके घर क्यों जा रहा था? बस मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी खुश रहे, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे, उसे कोई तकलीफ छू कर ना गुजरे। वो मुस्कुराते हुए बोला तो ईज़ा ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, बल हल्का सा मुस्कुराई, जबकि उसकी मासूमाना सी मुस्कुराहट पर भी वो मुस्कुराकर उसका हाथ थामे हुए लबों से लगा गया था। जबकि ईज़ा ने निगाहें बाहर की तरफ फेर ली। हाँ, ये सच था कि वो बहुत खुश थी, पर इतने दिनों बाद दामियार ने फाइनली अपनी बेमतलब की नाराज़गी ख़त्म करते उसे वापस घर आने दिया। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। आज इतने दिनों बाद वो इज़ू से अपने भाइयों के साथ रह सकती थी, आज़ादी से अपने भाइयों के साथ रह सकती थी। वैसे तो उसे दामियार से इस मामले में कभी डर नहीं लगता था। वो अपने भाइयों के लिए उससे लड़ भी सकती थी, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहती थी। वो सुकून चाहती थी, पुरसकून माहौल चाहती थी। वो अपने शोहर और भाइयों को एक दूसरे के रूबरू नहीं करना चाहती थी। वो बस ये चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। वो सिर्फ ये चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, और कुछ हद तक ठीक हो भी रहा था। उसने गाड़ी घर के बाहर आकर रोकी तो उसने गाड़ी से उतरते वहीं रुककर उसके आने का इंतज़ार किया। जबकि वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद अब उसके साथ घर के अंदर दाखिल हुआ था। घर के सारे बड़े वहीं बाहर मौजूद थे। उसने काफ़ी एहतराम से सबको सलाम किया, जबकि आज उसका अंदाज़ काफ़ी लिया दिया सा था। कोई भी उससे मिलकर कोई ख़ास खुश नहीं था, लेकिन हाँ, इज़ा के आने पर सब लोग काफ़ी खुश थे और खुशी से उससे मिले भी थे। दादी बाहर नहीं थी, जबकि दामियार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से मिलना चाहता था। वो उन्हीं को देखने के लिए आया था आज। दादी कहाँ हैं? उसने पूछा था। वो अंदर आराम कर रही हैं। असर की नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए वो सो जाती हैं। अभी थोड़ी देर में सारे बच्चे आ जाएंगे तो वो भी जाग जाएंगी, अम्मी ने जवाब दिया। जबकि ईज़ा जोहरी शरूश और शनाया के साथ बिजी हो गई तो वो भी उसामा साहब से बिजनेस के बारे में बातें करने लगा था। तकरीबन 1 घंटे बाद बारिक ने उन्हें ज्वाइन कर लिया था। बारिक उससे काफ़ी खुशगवार अंदाज में मिला, जबकि उसने भी बारिक को मोहब्बत से बड़े खुले दिल से कबूल करते हुए गले लगाया था। इज़ा तो हैरान थी इस मोहब्बत के मुजाहिरे पर। कहाँ वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे और कहाँ वो एक दूसरे से गले मिलकर मोहब्बतें जता रहे थे। बाबा असल में उससे खुश नहीं थे। दामियार से उनकी खफगी बिल्कुल जायज़ थी, लेकिन वो अपनी बेटी से भी बहुत मोहब्बत करते थे। और फिर दामियार ने जिस तरह से उनके घर की इज्जत बचाई थी, वो उसके शुक्रगुजार थे। शहीर ने उन्हें इस मामले में सब कुछ बता दिया था, जिसके बाद वो दामियार को मुआफ़ तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हाँ, उनके दिल में उसके लिए इज्जत ज़रूर भर गई थी। दादी कब तक जागेंगी? उसने फिर से पूछा तो वो हैरत से उसे देखने लगे। ये सवाल उसने कोई 10वीं दफ़ा पूछा था। थोड़ी देर में जाग जाएंगी। अगर कोई बात करनी है बेटा तो मैं उन्हें जगा देती हूँ, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। थोड़ी देर में जाग जाएंगी तो क्या ज़रूरत है उन्हें डिस्टर्ब करने की? वो फ़ौरन उन्हें मना कर गया, जबकि ईज़ा भी नोट कर रही थी कि वो बार बार दादी के बारे में सवाल करा, जैसे वो दादी से मिलने के लिए बेचैन हो। थोड़ी देर में ज़रान और शहीर भी आ गए थे। ज़बर की नाइट ड्यूटी थी तो उसने नहीं आना था। दादी जाग कर बाहर आई तो हमेशा की तरह दामियार ने उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया था, बल्कि उठकर चलते हुए उनके सामने इस तरह से आया। वो उसके इस तरह सामने आने पर हैरत से देखने लगी। अस्सलामुअलैकुम, कौन बात कर रहा है? ज़बर अपने ऑफिस से बाहर निकलते अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। आज उसकी नाइट ड्यूटी थी तो सारी रात बाहर ही रहना था। अभी वो डिनर करने का सोच ही रहा था जब उसके नंबर पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो इंस्पेक्टर ज़बर शाह? बहुत हवाओं में उड़ रहे हो, बहुत बोलबाला है तुम्हारे इलाके में। तुम्हारे होते हुए कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हम। किसी औरत की आवाज़ पर गाड़ी का दरवाज़ा खुलते खुलते उसके हाथ रुके। लेकिन कौन है आप जो मेरी खूबियों से इतनी वाकफियत रखती हैं? मुझे फ़ोन करने की कोई ख़ास ही वजह होगी यकीनन आपके पास। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? वो डायरेक्ट असल मुद्दे पर आया। खिदमत तो तुम हमारी बहुत कर सकते हो ज़बर शाह, लेकिन मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए कुछ करोगे नहीं। ईमानदारी का कीड़ा जो है तुम्हारे अंदर, बहुत तारीफ़ सुन रखी है मैंने तुम्हारी। इतनी तारीफ़ सुनी कि तुम्हारे बारे में जानने पर मैं मजबूर हो गई और जानकर ही दम लिया। मुझे पता चला कि तुम तो ज़ुबैदा के पोते हो। ईमानदारी और वफ़ादारी तो तुम्हारे खून में है। उस औरत के लहजे में तंज था, तन से भरपूर था उसका लहजा उस वक्त, लेकिन उसके मुंह से अपनी दादी का नाम सुनकर वो हैरान ज़रूर हुआ था, वो भी इस अंदाज में कि जलन यहाँ तक महसूस हो रही थी। कौन हो तुम, और इस तरह से मेरी दादी का नाम क्यों ले रही हो तुम? क्या तुम मेरी दादी को जानती हो? उसने हैरत से पूछा। आखिर कौन थी वो औरत जो उसके और उसकी दादी के बारे में जानती थी, और उस औरत का उसकी दादी के साथ क्या ताल्लुक था? कौन हो तुम, और इस तरह मेरी दादी का नाम क्यों ले रही हो? क्या तुम मेरी दादी को जानती हो? उसने हैरत से पूछा। आखिर कौन थी वो औरत और वो उसकी दादी के साथ उसका क्या ताल्लुक था?
हूँ मैं भी तुम्हारी दादी के माजी का ही। खैर पुरानी बातें ना तो याद करना चाहती हूँ और ना ही मैं दोहराना चाहती हूँ। नई कहानियाँ बन रही हैं तो पुराने किस्से दफना देते हैं ना। उसके लहजे में कुछ अजीब था जो ज़बर को बुरी तरह उलझा रहा था। देखें आप जो भी हैं सीधे तरीके से बात करें। क्या चाहती हैं आप मुझसे या मेरी दादी से? और मेरी दादी का किसी भी चीज़ में कहाँ ज़िक्र आ रहा है और क्यों? मेरे काम से मेरी दादी का क्या ताल्लुक़ है? और उनका मेरे काम से कोई लेना देना भी नहीं। आपको जो भी बात करनी है मुझसे करें और डायरेक्ट करें। मेरी फैमिली को बीच में इन्वॉल्व करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है आपको। उसने अपने लहजे को बहुत धीमा रखा क्योंकि अपनी दादी के ज़िक्र पर वो बुलंद आवाज़ करना भी अपनी दादी के एहतराम में कमी समझता था।